नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम आपसे टेलीग्राम चैनल पर मेरा एक ग्रुप है बायोलॉजी विद योगेश नाम से, उसमें मैंने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें आप लोगों से पूछा गया था कि अगला जो लेक्चर है वो आपको किस पर चाहिए। तो उसमें जो वोट्स आए थे, जो पोल किया था उसमें वोट आए थे कि कुमार मलिक बॉटनी के जो सेशन हम चला रहे थे उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर है जिम्नोस्पर्म, तो उसको कराने के लिए 51% वोट पड़े। बाकी जो आर के पिल्ले यानी कि जूलॉजी वाला जो लेक्चर था उसके लिए 49-50%। तो मुझे लगा कि दोनों लगभग इक्वल वेटेज है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अब जो लेक्चर रहेंगे वो अल्टरनेट रहेंगे। एक लेक्चर जूलॉजी यानी आर के पिल्ले बॉटनी से होगा MCQ का, और एक लेक्चर कुमार मलिक बॉटनी से होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट चलते रहेंगे। तो आई होप, मुझे लगा कि दोनों के लिए ये न्यायपूर्ण रहेगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो आर के पिल्ले बॉटनी से ना होके वो हमारा लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव जूलॉजी, जो कि आर के पिल्ले की है। उसमें हम आज जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे और उनके जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको ये बताना है नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ये आप सबको पता होता है। जो नर्व सेल होती हैं या फिर न्यूरॉन सेल होती है वो क्या होती है, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरोग्लिया ये आपको पता होना चाहिए, ये सपोर्टिंग सेल्स होती है जो न्यूरॉन्स के साथ में या इसको हेल्प करती है, इसी के साथ में सपोर्टिंग सेल की तरह काम करती है, जो कि इसकी संख्या न्यूरोग्लिया की अगर सेल्स की बात करें तो इसकी संख्या इनसे तकरीबन 10 से 11 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन डायेंसेफेलॉन। अब ये डायेंसेफेलॉन क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य वाला मस्तिष्क, एक होता है हाइंड ब्रेन जो कि जिसको हम पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और जो फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये फोर ब्रेन फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो फोर ब्रेन होगा आपका फिर से डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रंभनसेफेलॉन। ठीक है, क्या कहते हैं, रंभनसेफेलॉन। दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं टेलेनसेफेलॉन, और तीसरा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं, डायनसेफेलॉन। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आपको पता चल गया जो डायनसेफेलॉन वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है ये बताना है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑल्फैक्टरी, देखो जो रंभनसेफेलॉन जो वाला पार्ट है इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब वाला पार्ट, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, इसके बाद फिर बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो यहाँ जो टेलेनसेफेलॉन है ये वाला टेलेनसेफेलॉन में आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा, और सेरिब्रम वाला पार्ट भी यही टेलेनसेफेलॉन वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें डायनसेफेलॉन। इस डायनसेफेलॉन में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। इनकी जो लोकेशन होती है कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये होता है एपिथैलेमस और नीचे की तरफ होता है हाइपोथैलेमस, और आइट साइड में होता है क्या, आइट साइड में होता है आपका थैलेमस वाला पार्ट। यहीं पे लगी होती है पिट्यूटरी, सॉरी यहाँ लगी होती है पीनियल ग्लैंड, यहाँ लगी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि आपको कलर चेंज करके बताते हैं और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में ये पार्ट होते हैं, ये पहला होता है इसको कहते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, इसी से लगी होती है यहाँ पर पीनियल ग्लैंड। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको जो दूसरा पार्ट बताया यहाँ पर ये साइड में, ये होता है क्या, इनको कहते हैं हम थैलेमस। ठीक है, थैलेमस वाला पार्ट।
इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन ये नीचे जो बना हुआ है, इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, इसी से लगी होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पूछा क्या था, ये पूछा था डायनसेफेलॉन, ब्रेन में जो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है किस में होता है, फोर ब्रेन में, यानी अग्र मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर हाइपोथैलेमस वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको बेटर समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस इज फाउंड इन द रूफ ऑफ, यानी कि एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो है कहाँ पाया जाता है, किसकी छत के ऊपर पाया जाता है, रूफ ऑफ। तो ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है ये आपके जो अभी इसी के जस्ट पहले मैंने आपको बताया था डायनसेफेलॉन, जो कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, इसी के ऊपर हमें कोरॉइड प्लेक्सस देखने को मिलता है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, जहाँ पर न्यूरॉन्स का गुच्छा लगा रहता है उसी को हम प्लेक्सस नाम से जानते हैं। प्लेक्सस का मतलब है नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि वहाँ पर गुच्छा लगा मिलेगा नर्व का। ये कहाँ पाया जाता है, डायनसेफेलॉन वाले पार्ट के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वेंट्रिकल लाइज इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेंट्रिकल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको यहाँ पर मैं चारों वेंट्रिकल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर देता हूँ। तो ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता होगा जो ब्रेन है, ब्रेन में फिर से वही चार्ट बना रहे हैं। ये कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। जो आपका वेंट्रिकल्स वाले जो पोर्शन है, वेंट्रिकल्स हैं, तो मैं सिर्फ आपको वेंट्रिकल्स के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पूछा क्या है, थर्ड वेंट्रिकल का पूछा हुआ है। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको चारों के चारों बता देंगे। तो फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन में हमने जैसा कि अभी आपको बताया था, फोर ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, एक मैंने बताया था। इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, रिया टेल डाइना। रिया यानी कि रंभोसेफेलॉन, टेल टेलेनसेफेलॉन, डाइना डायनसेफेलॉन। ठीक है, डायनसेफेलॉन। अब जो आपका टेलेनसेफेलॉन वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में तो देखने को मिलता है आपको क्या, इसी वाले हिस्से में आता है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक, कहाँ मिल गया आपको, टेलेनसेफेलॉन, जो कि फोर ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन में फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल पाया जाता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। इसके बाद फिर हम बात करें जो हाइंड ब्रेन है, यानी कि जो पश्च मस्तिष्क है, यहाँ की बात करें तो यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि कहाँ पर होगा, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। ठीक है, यहीं पर मिलेगा फोर्थ वेंट्रिकल। जबकि जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है डायनसेफेलॉन, इस डायनसेफेलॉन वाले पार्ट पर देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में, थर्ड वेंट्रिकल। तो आपको पता चल गया पहला और दूसरा वेंट्रिकल कहाँ मिलता है, फोर ब्रेन में, और फोर ब्रेन में कहाँ मिलता है, टेलेनसेफेलॉन वाले भाग में, और फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन वाले भाग में कौन सा मिलता है, थर्ड वेंट्रिकल। और जो हाइंड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, वहाँ होता है फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा था, थर्ड वेंट्रिकल लाइज इन, कहाँ पाया जाता है या कहाँ होता है, तो यहाँ देख लीजिए, मैंने अभी बताया था डायनसेफेलॉन थर्ड वेंट्रिकल यहीं पर लगा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकाज एरिया इज कनेक्टेड विद, जो ब्रोकाज एरिया है वो किससे कनेक्टेड रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं ब्रोकाज वाला एरिया बता देता हूँ। तो देखो ब्रोकाज वाला जो एरिया है, यह आपका ये जो टेलेनसेफेलॉन वाला जो पार्ट है, ये टेलेनसेफेलॉन, इसी वाले पार्ट में सेरिब्रम देखने को मिलेगा, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में कुछ लोब पाए जाते हैं, सेरिब्रम में कुछ लोब पाए जाते हैं। उन लोब में आपने सुना होगा फ्रंटल लोब, और इसी फ्रंटल लोब में
आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रोकास वाला एरिया देखने को मिलेगा सेरिब्रम वाले पार्ट में। और यही ब्रोकास वाला जो एरिया होता है ये आपके किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके स्पीकिंग यानी कि आपकी जो स्पीकिंग यानी बोलने की जो क्षमता है या जो बोलने का जो स्पीच है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ब्रोकास जो एरिया होता है किससे कनेक्टेड होता है, स्पीच फंक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बता दिया, टेलेंसेफ्लॉन में। टेलेंसेफ्लॉन में कहाँ पर, सेरिब्रम वाले पोर्शन में, जहाँ पर लोब पाए जाते हैं जो कि फ्रंटल लोब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्किंसनिज्म इज़ रिलेटेड विद, पार्किंसनिज्म किससे रिलेट करता है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देते हैं यहीं पर। पार्किंसन एक प्रकार की एक डिजीज़ है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहलाती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो पेशेंट है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ से पीड़ित होता है। अब इस वाले डिजीज़ में होता क्या है इस चीज़ को आप समझिए। जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंसिया नयाग्रा। ठीक है, और इसी सब्सटेंसिया नयाग्रा वाले पार्ट में सेल्स होती हैं, वो क्या होने लगती हैं, डीजनरेट होने लगती हैं। डीजनरेट का मतलब होता है टूटना या ख़त्म होना या नष्ट होना। तो यहीं से ये जो सेल्स होंगी वो क्या होने लग जाएंगी, डीजनरेट होने लग जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, यहाँ इस सेल्स से क्या सिक्रेट होता था, इन्हीं सेल्स से सिक्रेट होता था आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम क्या कहते हैं, डोपामीन। ठीक है, क्या कहते हैं, डोपामीन। और यही डोपामीन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, या फिर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो डोपामीन का कंसंट्रेशन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सब्सटेंसिया नायग्रा जो कि ब्रेन के मिड वाले पार्ट में, ब्रेन वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसमें जो सेल्स होती है वो डिजनरेट होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, जिससे कि क्या होगा, इन्हीं सेल्स से ही सिक्रेट होता था डोपामीन। और अगर यही सेल डैमेज होने लग जाएंगी तो क्या होगा, डोपामीन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और इसी डोपामीन के कम होने की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं, जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ है पार्किंसनिज्म इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड, तो आपको बताया मैंने, ब्रेन में सब्सटेंशिया नामक या सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम का पार्ट होता है जो कि मिड ब्रेन में देखने को मिलेगा, वहीं डिजनरेशन शुरू हो जाता है, इसीलिए पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, जो कि डोपामीन हार्मोन के या न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कम होने की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इनमें से कौन सा अपने ब्रेन का पार्ट है, कॉर्पोरा अलाटा, कॉर्पोरा एडिपोसा बिग। देखो, जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये वाला जो पोर्शन है या क्वाड्रिजेमिना वाला जो पार्ट है, ये आपको आपके मेसेनसेफेलॉन यानी कि ये आपका मिड ब्रेन यानी कि जो मध्य मस्तिष्क है उसमें हमें देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर यानी कि पश्च वाले पार्ट में, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट हो गया, आपके ब्रेन का पार्ट हो गया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, ये भी बता दिया आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन है, और कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। अब आपको बता देते, कंडीशंस रिफ्लेक्स को हम एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्वायर्ड करेक्टर, हम अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन की तरह बताएं तो जब ह्यूमन जन्म लेता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं, अनकंडीशंस, मतलब वो कुछ रिस्पॉन्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बचपन से ही सीख के आता है। यानी कि दो तरह के एक्शन पैटर्न होते हैं, एक को कहते हैं लर्निंग एक्शन पैटर्न जो कि सीखता है इंसान, और दूसरा करेक्टर होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि आप एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कंडीशन रिफ्लेक्ट की बात कर रहा है, अनकंडीशंस की नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हैंड टुक अप व्हेन पियर्किंग विद अ निडल। अच्छा, हाथ में निडल को प्रिक किया गया है तो हाथ ऊपर हो गया, तो ये एक तरह का क्या है, अनकंडीशंस रिफ्लेक्स है।
ये आपने जानबूझ के या आपको सिखाया नहीं गया है, ये कैसा है, अनकंडीशंस, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आइज़ क्लोज्ड व्हेन एनीथिंग इंटर, जब आंखों में कोई भी चीज़ अंदर आती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है, तो ये भी एक अनकंडीशंस है, किसी ने सिखाया नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है, जिस पर आपका कोई बस नहीं है। इन डाइजेशन फूड गोज़ फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आपकी मूवमेंट होती है जिसको हम पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये भी ऑटोमेटिक होती है, ये आपके कहने से या आपके सीखने से नहीं होती। तो बचा क्या आपका, बी वाला ऑप्शन, पढ़ लेते हैं। योर नी टू टेक अप अ स्टोन देन डॉग रन्स अवे, भाग जाता है, दौड़ के भाग जाता है, तो ये वो कंडीशंस रिफ्लेक्स है, ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, वो बार बार उसको इस तरीके से किया गया तभी वो ऐसा रिस्पॉन्स किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोकाज एरिया इन ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल, अभी इसी के जस्ट पहले भी बताया था, स्पीकिंग यानी कि बोलने वाला जो पार्ट होता है वही एरिया ब्रोकाज का है, और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, फोर ब्रेन में, यानी कि आगे अग्र मस्तिष्क में ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, ब्रीदिंग एंड हिकअप्स, हिचकी आना, सांस लेना, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ टंग, ऑल ऑफ दिस। तो मूवमेंट ऑफ टंग की वजह से क्या होगा, आपकी स्पीकिंग होगी, यानी आपका जो बोलने का काम है, स्पीच का काम है, वो इसी से ही होगा। तो मूवमेंट ऑफ टंग किसके द्वारा होगा, ब्रोकाज एरिया के द्वारा, जो कि फोर ब्रेन में स्थित होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्रूरा सेरिब्रा, ये कहाँ पाया जाता है, तो जो मिड ब्रेन है उस मिड ब्रेन में ये हमें देखने को मिलता है, मेसेनसेफेलॉन वाले पार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाई, जो CSF शॉर्ट में इसको कहते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है सिक्रेटेड होता है, किससे सिक्रेट होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका कोरॉइड प्लेक्सस एपेंडाइमल सेल, अगर कभी एपेंडाइमल सेल्स, तो कभी अगर ऐसे भी पूछ ले किस सेल्स के द्वारा CSF का सिक्रेशन होता है, तो एपेंडाइमल सेल्स के द्वारा होता है, और अगर कभी पूछ ले कहाँ होता है तो ये पाया जाता है आपका जो कोरॉइड प्लेक्सस है। प्लेक्सस अभी आपको बताया था, प्लेक्सस क्या होता है, यहाँ पर न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है, कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिले होते हैं, इसको कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस, और यहीं से सिक्रेट होता है आपका क्या, CSF या सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व, इनमें से कौन सी प्योरली मोटर नर्व है, तो आपको बता दें जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर में होती हैं, और ये जो 12 पेयर नर्व होती हैं, कुछ होती हैं मोटर और कुछ होती हैं मिक्स्ड और कुछ होती हैं सेंसरी, ठीक है। कुछ नर्व का काम होता है सेंसेस करना, यानी कि सिग्नल को रिसीव करना, सेंसरी का काम होता है रिसीव करना, और मोटर का काम होता है ये इसको ट्रांसपोर्ट करना, जो भी इम्पल्स देना है, और मिक्स का मतलब होता है दोनों प्रकार की, ठीक है। तो ये अलग अलग होती हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक ट्रिक के जरिए इन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स को ट्रिक के जरिए आपको बता सकता हूँ और याद भी करा सकता हूँ, उनकी ट्रिक्स होती हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिक्स्ड कौन कौन सी हैं, सेंसरी कौन कौन सी है, मोटर कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व में मैं आपको बता दूँ, एब्डुसेंस वाली जो क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है आपकी, मोटर, प्योरली मोटर नर्व कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट, जैसे कि अगर आप एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाएं कुछ इस तरीके से, ये होती हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन ये इस तरीके से नीचे जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको एक्सॉन वाला पोर्शन कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सॉन वाला पोर्शन है, तो ये बताना है कि इस एक्सॉन और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेंड्राइट्स एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा सिग्नल के जरिए, तो ये डेंड्राइट के पास जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इस जंक्शन को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं, और जिस जगह पर बनता है उसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं या सिनेप्टिक गुंडियाँ भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट्स टू सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है उस स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल होती है उससे कम्युनिकेट करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है सबसे पीछे
आपके सेंट्रल वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ होती है, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन से कनेक्टेड रहेगी। तो जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में मैंने आपको बताया था कौन सा वेंट्रिकल पाया जाता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल इज कम्युनिकेट ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज बोथ सेंसरी एंड मोटर। अभी इसी के जस्ट पहले बताया मैंने आपको कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं और कुछ उनमें से मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, और कुछ उसमें सेंसरी होती हैं उन 12 में से, और कुछ कैसी होती हैं, मोटर होती हैं। अब आपको ये याद करने पड़ेंगे, इनकी ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहें तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, इसका मैं ट्रिक वीडियो लेके आपको याद करा सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बताना है आपको, ऐसी बतानी है जो कि मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, दोनों, इसमें सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। तो आपको बताते हैं सेंसरी मोटर को, अगर या मिक्स्ड वाली याद करके रखना है तो आप याद करेंगे 5, 7, 9, 10, 5, 7 और 9th और 10th टाइप की जो 5th नंबर की, 7th नंबर की और 9th नंबर की और 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कैसी होती है, वो मिक्स्ड होती है। ठीक है, इसी तरह सेंसरी का भी ट्रिक है, तो इसको मिक्स्ड कहते हैं और इनके नाम भी हैं, नाम भी आपको साथ में याद रखना पड़ेंगे। तो जो 5th नंबर की होती है वो कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है मिक्स्ड पूछा है, तो मैंने बताया 5, 7, 5वें नंबर की, 7वें नंबर की, 9 नंबर की, 10वें नंबर की। तो 5वें नंबर पर होता है ट्राइजेमियल क्रेनियल नर्व। तो ट्राइजेमियल क्या हो जाएगी, बोथ वाली, यानी मिक्स्ड वाली, सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होगी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड एमनियोट्स। अभी आपको बताया, तो जो एमनियोट्स होते हैं, दो तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं एमनियोट्स, ठीक है, और एक होते हैं अनेमनियोट्स, अनेमनियोट्स। इस एमनियोट्स में जो देखने को मिलेंगे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स इसके अंतर्गत आता है, रेप्टाइल, और इसी के अंतर्गत आते हैं मैमल्स। ठीक है, और अगर हम अनेमनियोट्स की बात करें तो यहाँ पर आते हैं फिशेस जो कि पानी में रहते हैं, और यहाँ पर आते हैं एम्फीबिया। तो आपको बता दें जो एमनियोट्स होते हैं जिसमें बर्ड्स, रेप्टाइल और मैमल्स जो कि हम खुद हैं, इनमें अगर हम देखें क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कितने पेयर में होती हैं, ये होती हैं आपकी 12 पेयर में। ठीक है, कैसी होती हैं, 12 पेयर में होती हैं। जबकि अनेमनियोट्स यानी कि फिशेस और एम्फीबियन में देखें ये क्रेनियल नर्व्स कैसी होती हैं, 10 पेयर में होती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, आपको बता भी दिया। एमनियोट्स ये हायर वर्टिब्रेट कहलाते हैं, ये लोअर वर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो फिशेस एम्फीबियन में सिर्फ 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जबकि हम बात करें एमनियोट्स यानी कि बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल में, तो यहाँ पर कैसी होती हैं, 12 पेयर। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, 12 पेयर, क्योंकि क्या पूछा है, एमनियोटा यानी एमनियोट्स के बारे में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द क्रेनियल नर्व्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकेंड आपको ये बताना है कौन सा है, तो यहाँ देखिए सेकेंड जो होता है वो कौन सा होता है, आपका ऑप्टिक। उसके बाद 7th नंबर पे आपका फेशियल हो गया, उसके बाद फिर ऑडिटरी, और ये वाला जो ग्लोसो, देखो यहाँ ये आपको वही जो क्रेनियल नर्व मैंने बताई थी, जो 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पेयर में होती हैं, जोड़ी से होती हैं, इन सब के नाम होते हैं, सबको याद करना पड़ता है। इन सब की ट्रिक आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो ऑप्टिक, फेशियल, ऑडिटरी और ग्लोसोफेरेंजियल ये क्रेनियल नर्व्स के नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन से जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो चलिए देखते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, सॉरी एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी के कम होने की वजह से कौन सा डिजीज़ हुआ था, पार्किंसन डिजीज़। एक होता है नॉर एड्रेनालिन, इसी को क्या कहते हैं हम, नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज़ कंट्रोल ओवर। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये किसको कंट्रोल करता है, ये आपको बताना है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन,
इंटरनल, देखो जो इंटरनल ऑर्गन होंगे जैसे कि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आप कुछ इस तरीके से समझिए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है, ये आपके यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम आया होगा, ये न्यूरॉन्स आए होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, आपके काम ऑटोमेटिक काम कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके हिसाब से वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्क है या डाइजेशन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे कि आपको पता होगा डाइजेशन या डाइजेशन का एक पार्ट है, तो ये ऑटोमेटिक होगा। यानी कि यहाँ जो नर्वस सिस्टम वर्क करेगा वो कैसा होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन लॉस ऑफ कंट्रोल व्हेन पर्सन ड्रिंक अल्कोहल। इनमें से ये बताना है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है इन लॉस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अल्कोहल को पी लेने के बाद ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो आपको बता दें, जैसे ही यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें आप देखिए, ये स्टमक वाले पार्ट में जैसे ही अल्कोहल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ मैक्सिमम यानी कि 90% अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से हो जाता है, इसी स्टमक में हो जाता है। बकाया जो बच जाता है वो इंटेस्टाइन यानी आंत से होता है। यानी कि यहीं से डायरेक्ट आपका जो अल्कोहल है वो डिसॉल्व होकर कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद ये पहुँचता है ब्रेन में, और ब्रेन में जो आपका यही पूछा गया है कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम। ऐसे याद रख सकते हैं, जो बॉडी का बैलेंस बनाता है, यानी बॉडी के बैलेंस करने का जो काम करता है, उसका पार्ट का नाम है सेरिबेलम। ये कहाँ पाया जाता है, आपके हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, सेरिबेलम वाले पार्ट को ये अफेक्ट करता है, जिससे कि उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर या फिर जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर वर्क करना, या हम कहें जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो ठीक तरीके से रिसेप्टर में बाइंड नहीं होते, जिससे कि वो क्या करने लगता है, उसका जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि उसका कंट्रोल खो जाता है, उसका बैलेंस खो जाता है। ठीक है, तो उसका बैलेंस नहीं बनता। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो गया, सेरिबेलम। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर। अब चलिए आपको पहले मेनिंजेस बता देते हैं। मेनिंजेस लेयर्स को कहते हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो स्पाइनल कॉर्ड की, अगर हम इस तरीके से ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का टीएस हो गया। ये थोड़ा ठीक नहीं बना लेकिन ठीक है, आप समझिए, ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है। जब हम टीएस काट के देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो अंदर वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि ये डार्क दिखाई देता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। जो बाहर जो होता है इसको कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं। ये होगी पहली लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक, इसके बाद फिर ये दूसरी लेयर है। 3 लेयर पाई जाती हैं सी के ऊपर। ठीक है, समझिए आप, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है लेकिन आप समझिए। दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर होती है एक और। तो आपको इन्हीं लेयर को बताना है अंदर से बाहर, तो आप इन 3 लेयर को फोकस करिए। ये जो 3 लेयर हैं, यही तीनों लेयर को मिला के एक टर्म कहते हैं हम मेनिंजेस। ठीक है, क्या कहते हैं, मेनिंजेस। तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जो टीएस काट के देखें तो इसमें 3 लेयर लगी होती हैं। यही 3 लेयर किस नाम से जानी जाती हैं, मेनिंजेस के नाम से जानी जाती हैं। और इन्हीं तीनों लेयर के नाम बताना है अंदर से बाहर। तो यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ आते हुए इनके नाम बताना है। तो आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। DAP से याद रख सकते हो। DAP यानी कि खाद की बोरी आती है, उससे शॉर्ट ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हो DAP खाद की बोरी से। तो D से होता है ड्यूरामीटर, यानी कि जो पहली जो लेयर होगी, ये जो फर्स्ट ब्लू कलर की जो मैंने लेयर बनाई, ये क्या कहलाती है, ड्यूरामीटर से भरी होती है। उसके बाद जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं हम, DA अरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और थोड़ी सी सख्त होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पाया मीटर कहते हैं या पाया मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो लेयर हैं इनको मेनिंजेस कहते हैं और अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। अच्छा, अरेक्नोइड्स के बाद एक और होती है सब अरेक्नोइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो वैसे 3 होती हैं। तो यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहली जो लेयर है उसको कहते हैं ड्यूरामीटर, यहाँ पे फ्रूट भरा रहता है उसको ड्यूरामीटर कहते हैं। उसके बाद अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर मिलता है पाया मैटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ड्यूरामीटर,
उसके बाद अरेकिनॉइड मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है वैसे यहाँ पर पाया जाता है सब अरेकिनॉइड मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाया मीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉन्स कनेक्टेड द, पॉन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो देखो मैं पॉन्स के बारे में अगर आपको बताऊँ तो जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड यानी कि पश्च मस्तिष्क, उस वाले हिस्से में आपको पॉन्स देखने को मिलेगा और यही पॉन्स हाइंड ब्रेन में देखने को मिलता है। और ये किस किस को कनेक्ट करता है, 2 लोब्स ऑफ सेरिबेलम, क्योंकि आपको पता होगा हाइंड ब्रेन में ही आपका सेरिबेलम यानी कि जो बैलेंसिंग पार्ट होता है ये पाया जाता है। इन्हीं दोनों हेमिस्फीयर को यानी कि दोनों लोब जो होते हैं सेरिबेलम के उनको कनेक्ट करने का काम करता है कौन, पॉन्स। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन, एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। तो देखिए जो एक न्यूरॉन ये है और एक ये दूसरा न्यूरॉन ये है, ये जहाँ पर जुड़ते हैं इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक या साइनेप्सिस, ठीक है, साइनेप्सिस। ठीक, यहीं पर क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाता है जिसको हम क्या नाम से एसिटाइल को एंजाइम, और यही एसिटाइल को एंजाइम एक एंजाइम चाहिए होता है तभी वो एंजाइम रिलीज होता है। एंजाइम रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, उस एसिटाइल को एंजाइम को तोड़ देता है। तो इसी एसिटाइल को एंजाइम को जो तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं, कोलाइन एसिटाइलेज, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तभी ये वर्क करता है आगे जाके नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उससे जाके कनेक्ट करेगा और इम्पल्स जनरेट करेगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कौन सा पार्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर एंड ईटीसी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता होगा जो हाइपोथैलेमस, कैसे याद रखेंगे, थैलेमस, थैलेमस मतलब जो टेम्परेचर से रिलेटेड हो। तो आपका जो ब्रेन में जो आपका डायनसेफेलॉन वाला पार्ट था, जो फोर ब्रेन वाले पार्ट अग्र मस्तिष्क में, वहीं जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है आपके टेम्परेचर को और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हाइपोथैलेमस। आपको इसके पहले बताया था ये कौन सा पार्ट होगा, फोर ब्रेन का, जो कि डायनसेफेलॉन में देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, इसी से ही कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, विच इज़ एक्टिवेटेड इन स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा एक्टिवेटेड होता है। तो आपको बता दें जो स्ट्रेस कंडीशन होगी उस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, तब क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि फ्लाइट एंड फाइट की कंडीशन इमेजिन करिए, यानी कि अचानक से जो बीपी है वो क्या होने लग जाए, इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्पीड अप हो जाएंगी, बूस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्टिंग टू हेमिस्फीयर आर कॉल्ड। तो आपको पता होगा जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं इस तरीके से, ये बीच में इस तरीके से जुड़े होते हैं, ये दोनों हेमिस्फीयर हैं, ये एक हेमिस्फीयर ये है और एक दूसरा हेमिस्फीयर ये है ब्रेन का। तो जहाँ जिस जगह पे ये जाके क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दोनों हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको बताना उस फाइबर यानी कि उस नर्व फाइबर को, यानी ट्रांसवर्स नर्व फाइबर को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें इसको हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आ गया, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो नर्व फाइबर है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोलराइज्ड न्यूरॉन इज सेड टू बी, पोलराइज्ड न्यूरॉन को क्या कहेंगे। तो न्यूरॉन जो ये एक न्यूरॉन है मान लीजिए, और इस न्यूरॉन में बाहर की तरफ मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो कंडीशन है पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये पोलराइज्ड कंडीशन है, ठीक है। और इसी पोलराइज्ड कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। जब भी रेस्टिंग पोटेंशियल में होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा पोलराइज, और जैसे ही ये पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, तो वो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद होता है रीपोलराइजेशन, उसके जस्ट पहले होता है हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। ये आपके नर्व इम्पल्स के रिगार्डिंग वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ द स्पेस बिटवीन अरेकेनॉइड्स एंड पायामीटर। अभी इसी के जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर लेयर बताई थी मैंने, लेयर में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी DAP। इसमें बताया था डी से क्या होता है, आपको इसी के जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर पूछा उसने इस A यानी कि अरेकेनॉइड मेम्ब्रेन और P यानी पायामीटर। तो मैंने अब इसके पहले भी बताया था आपको, अरेकेनॉइड मेम्ब्रेन के पहले क्या आता है, इसके बाद एक और देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब अरेकेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सब अरेकेनॉइड स्पेस पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सब अरेकेनॉइड स्पेस कहाँ कहाँ होगा, अरेकेनॉइड और पायामीटर के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज़ नॉट लाइकली टू अफेक्ट, मतलब कौन सी वेगस नर्व से अफेक्ट नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो वेगस नर्व्स है ये हमारे, अगर बात करें क्रेनियल नर्व्स और जो हमारी जो स्पाइनल नर्व होगी, उसमें अगर हम देखें तो जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व जो है ये लॉन्गेस्ट नर्व कहलाती है। ठीक है, कैसी है, लॉन्गेस्ट नर्व है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वेगस नर्व है ये कैसी है, लॉन्गेस्ट नर्व कहलाती है, और ये कंट्रोल करती है आपकी हार्ट को भी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर आप पढ़ेंगे, जो फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, एक नर्व आती है, यही वेगस नर्व क्या करती है, उस हार्ट को क्या करा देती है, हार्ट बीट बढ़ा देती है, इंक्रीज करा देती है, जिससे कि बीपी हाई हो जाता है। और इसी वेगस नर्व का जो कनेक्शन है वो आपका होता है कहाँ पर, आपके स्टमक, यानी कि स्टमक में भी वेगस नर्व का यहाँ पर इम्पल्स आता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर भी वेगस नर्व सप्लाई होती है और उसका कंट्रोल रहता है। तो यहाँ देखिए कार्डियक मूवमेंट ये भी सही है, टंग मूवमेंट, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन ये डाइजेशन से रिलेटेड तो ये भी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट ये भी सही है। तो यहाँ पूछा नॉट लाइकली, यानी कि जो नॉट कंट्रोल, जिससे कंट्रोल नहीं होता तो वो है आपका टंग का मूवमेंट, ये इससे कंट्रोल नहीं होता, वेगस नर्व से कंट्रोल नहीं होता, आपका कार्डियक होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स के रिगार्डिंग वाला कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंग मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन कैसी है, रेस्टिंग स्टेट में, और डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ़ अलाउड वुड ड्राइव। तो देखो जैसे कि आपको पता है, इस चार्ट के जरिए आपको बता देते हैं, ये इस तरीके से चार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम का इनफ्लक्स होने लगता है, और जैसे ही यहाँ क्या होगा, पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, बाहर जाने लग जाएगा, तो क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाइपर पोलराइज हो जाता है, न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल में आता है, तो इसको क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है, क्या पूछ रहा है, सोडियम इनटू द सेल, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर इज ड्यू टू फैक्ट दैट, किस फैक्ट के द्वारा यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में ही न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है, नर्व का इम्पल्स है वो जा रहा है, तो ये बताना है। चलिए देखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड बाय द एक्सोन, एक्सोन से रिलीज होता है, सही बात है, एक्सोन की जो एंडिंग होती है वहाँ से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एंड नॉट बाय डेंड्राइट, डेंड्राइट से रिलीज नहीं होता है, डेंड्राइट से तो रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, जबकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय द डेंड्राइट्स, तो ये तो गलत है। ठीक है, सोडियम पंप स्टार्ट ऑपरेटिंग ओनली एट साइटोन एंड देन कंटिन्यू इनटू द नर्व फाइबर, नहीं ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा आंसर, यही डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, इनमें से कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो आपको बता दें, हाइंड ब्रेन में पोन्स भी पाया जाता है, ठीक है, और सेरिबेलम, जिसको बैलेंसिंग, जो कि अल्कोहल पीने के बाद यही बैलेंसिंग वाला जो ऑर्गन होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि बैलेंस नहीं बनता। और तीसरा जो पार्ट है जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, सेरिबेलम ये तो होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा ये तो होता है, पोन्स भी पाया जाता है, जबकि थैलेमस, ये जो थैलेमस है ये आपको बताया था,
ये डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है और ये कहाँ होता है, डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, जो कि यही पूछ रहा था नॉट पार्ट, तो ये थैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन, किसका काम होता है, ये इसके पहले भी देखा था। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल आर्टरीज कैरी प्यूरिफाइड ब्लड, नहीं गलत है। सिर्फ आप अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हो, जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी आर्टरीज होंगी सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होगा। रेस्ट यानी कि सिर्फ एक्सेप्ट वन, किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। जबकि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, यहाँ कह रहे हैं कि ये प्योर होता है, लेकिन जबकि हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी की तो यहाँ कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, ऑल मोटर फाइबर लीव स्पाइनल कॉर्ड वाया वेंट्रल रूट, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि चलो देख लेते हैं, यूरिन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इज सिमिलर, नहीं, वर्टिब्रेट में जितने भी होंगे वो यूरिन सिमिलर नहीं होते हैं। कोई अमोनिया सिक्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि फिशेस, ठीक है, कुछ यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं जैसे कि बर्ड्स, कुछ यूरिया को सिक्रीट कर रहे होते हैं जिसको यूरियोटैलिक के नाम से जानते हैं जैसे कि मैमल्स, तो ये भी गलत है। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट आर न्यूक्लिएटेड, नहीं गलत है। जो आरबीसी होती है ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन में मैक्सिमम ऑक्सीजन का अपलोड हो सके। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, यानी कि चलिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट बताना था, तो यही नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैन एब्डुसेंस नर्व, जो एब्डुसेंस नर्व है इन इंजर्ड, एब्डुसेंस नर्व क्या होगी, इंजर्ड होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड, तो जो एब्डुसेंस नर्व होती है अगर ये अफेक्ट कर जाए, यानी कि ये किसको कंट्रोल करती है, ये आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो जो आपकी आई मूवमेंट है, यानी जो आँखों का जो इम्पल्स है वो इसी एब्डुसेंस नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आपका जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये इंजर्ड हो गई। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व है एब्डुसेंस। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्शन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अभी इसी के जस्ट पहले भी बताया था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि आपकी बस में काम नहीं करता, ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, आपकी जो बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति, ठीक है, कहाँ, जो आंतों में क्रमानुकुंचन गतियाँ होती हैं वो आपके हिसाब से नहीं होती है, आपके कंट्रोल से नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये इसमें जो नर्वस सिस्टम लगा होगा वो कौन सा होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होगा। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्स आर विच इज़ मेड ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज, ये इसको हम कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अगर आपको याद हो, ये इस तरीके से अगर आपने डायग्राम देखा हो, इस तरफ से एक न्यूरॉन लगा रहता है, यहाँ से कनेक्शन होता है, इधर से एक न्यूरॉन। वो जो घुटने वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, घुटने में वो इस तरीके से चोट करते थे, घुटने में इस तरीके से चोट करते थे, यहाँ से इम्पल्स जाता था मसल से और यहाँ से आते हुए यहाँ से एक रिफ्लेक्स आता था, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन क्योर पार्किंसंस डिजीज, इसके पहले बताया था सब्सटेंसिया नाइग्रा जो कि ब्रेन का पार्ट है उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो डोपामीन की कमी हो जाती है, इसीलिए उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, डोपामीन दिया जाता है, जिससे कि उसको क्या मिले, उससे क्योर हो सके। ठीक है, तो डोपामीन की कमी की वजह से हो जाता है पार्किंसन, इसीलिए डोपामीन दिया जाता है उसको। तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन विल बी लॉस्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब के डैमेज होने से क्या होता है। तो आपको बता दें, जो ऑक्सीपिटल वाला जो लोब है जो सबसे पीछे पाया जाता है नीचे की तरफ, उसमें क्या होता है, विज़न वाला कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विज़न लॉस हो सकता है। अगला है मेडुला ऑब्लंगाटा कंटेन सेंटर दैट कंट्रोल, जो मेडुला ऑब्लंगाटा ये कौन सा पार्ट हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा आपके हाइंड ब्रेन में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइंड ब्रेन में देखने को मिलेगा। और ये किसको कंट्रोल करता है, ये किसका सेंटर, कंट्रोल सेंटर है, तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है जैसे कि पॉन्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, तो ऑल ऑफ दीज कंट्रोल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईटर इज प्रेजेंट बिटवीन, ईटर जो है कहाँ पाया जाता है, तो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। देखो जो डायनसेफेलॉन यानी कि जो फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है उसका डायनसेफेलॉन, और मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों को बीच में जो संरचना या स्ट्रक्चर देखने मिलता है उसको क्या कहते हैं, ईटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू, जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होती है, इनिशिएट होती है, स्टार्टिंग होती है किसकी वजह से, जब उसमें क्या हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का स्टॉपेज हो जाता है तभी स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आपको इस तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।